दोस्त, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं क्लास 10th का है और टेस्ट पेपर है। ये टेस्ट 3 तारीख को लिए थे। 53 नंबर का था। यह क्लास 10th का है। देखिए, नाम है लड़का का पिंटू नाम है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिए थे और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिए थे। देखिए, अगर आप अभी से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ते चलिएगा ना, सब्जेक्टिव अगर आप अभी से पढ़ते चलिएगा ना, तो आपका आधा से कवर होगा। नवंबर दिसंबर में आपको अफसोस करने की जरूरत ना होगी। आपको अभी बता रहे हैं, आप विद्यार्थी अभी पढ़ लीजिए, मौका मिला है, नहीं तो आपको अफसोस होगा। आपको इस चैनल पर पूरा वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। पूरा क्लास 10th का टेस्ट से लेके पूरा सिलेबस तक फुल वीडियो हम अपलोड करेंगे, ठीक है ना दोस्त। फुल के फुल अपलोड करेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे पास 2 चैनल है। ये इस पे जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 10th क्लास की है, और एक रोहित या तो बक्सर है जो कि इस चैनल के नीचे में है, डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर रोज़ हम वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हम 3 गो टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए हैं, ये चौथा है। यानी अपने बच्चे को जितना हम टेस्ट लेंगे उतना ही हम ऐसे करेंगे, वीडियो इस पर बनाएंगे। प्रश्न हमारा कह रहा है पहला, बहादुर कितने वर्ष का था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ 10 से 11 वर्ष, बी 12 से 13 वर्ष, सी 9 से 10 वर्ष, डी 13 से 14 वर्ष। तो बहादुर कितने साल का था? तो 12-13 वर्ष का था, ठीक है ना। वो कौन साल का था? 12 से लेके 13 साल का था बहादुर। दूसरा कह रहा है कि ईश्वर पेटलीकरण किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। ऑप्शन ए गुजराती, बी उड़िया, सी कन्नड़, डी पंजाबी। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए गुजराती, ठीक है ना। भाई हमको बता रहे हैं, और इस धरती पे आपके पास रिश्ता नाता रहे चाहे ना रहे, आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है ना। आप किसी से मत प्यार कीजिए, किसी से नहीं, कुछ किसी से प्यार नहीं करना है आपको। बस आपको एक चीज़ से प्यार करना है, पैसा से। मेरा अनुभव मान लो बच्चों, पैसा से आया। देखो अभी हम तुमको बता रहे हैं, ये जिससे वीडियो हम अपलोड करते हैं वाईफाई इसको रिचार्ज करने में हमको महीना के 700 रुपये लगते हैं। और हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं ना दोस्त, तो उस महीना में हमको ऑफलाइन कोचिंग में अभी मेरा बाकी महीना है 10,000 रुपया है। ऑफलाइन कोचिंग में कोई बच्चा नहीं दिया है पैसा। बताइए, ऐसा ऐसे करते हैं जी? आप भी बताइए। बिना पैसा का पढ़ेगा, अच्छा बात है, आपको कोई बढ़िया से पढ़ा पाएगा? आज हम कोचिंगे बंद कर दिए हैं। जो पैसा देगा उसी को पढ़ाएंगे, तो नहीं पढ़ाएंगे। 600 रुपया खातिर हम बहुत हाली क्या जाने कितने कितने लोग पास अथी के रिग्रेट किए हैं कि दे 600 रुपया दे दो, रिचार्ज करना है तुमको, हम दे देंगे अगला महीना में। वो नहीं दिया है, सोच लीजिए। ये किसी से मांगे तब कोई दिया है, दूसरे से मांगे तो रिचार्ज किए हैं। सोच लीजिए, ये स्थिति मेरा अभी गुजर रहा है। मेरे पास में अभी अब मेरा जो भाई है ना, वो थोड़ा हमको ज़्यादा ज्ञान देता है, बाहर कमाता है तो ज़्यादा ज्ञान देता है। उसका कहना है कि तुम भैंस द्वार पे रख के भैंस की अथी करो, चराओ, उसी में पैसा मिलेगा 10 का। हमको अथी समझ लिया है कि खेती करेंगे, खेती करेंगे जी। बताइए, अभी खेती करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा इतना पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अभी मेरा समय खराब है, हम खराब नहीं है, सब बदल देंगे। मेहनत इतना करिए, आप भी कीजिए, हम भी करते हैं, सब कुछ बदल के रख देना है दोस्त। बस एक ही बात आपको बता रहे हैं कि आप सबको छोड़ दीजिए, सबको छोड़िए, कतनो खास रिश्ता हो, लेकिन पैसा को मत छोड़िएगा। आप इनकम बनाइए, कैसे आप कमाइएगा, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो जाता है। अच्छा, क्योंकि हम आपको वो चीज़ दिखाते हैं, लाइने पढ़िएगा दोस्त।
देख लीजिए भाई, आपके सामने है। थोड़ा सा कैमरा को हम बड़ा करते हैं, रुकिए, और हम आपको दिखाते हैं मेरी हकीकत। तब आपको पता लगेगा किस हाल से हम अभी गुजर रहे हैं। ये आपको दिखता होगा कैमरा में, उल्टा दिख रहा है क्या? जो भी होगा, ये देखिए, ये आपका फरवरी मंथ का है, ठीक है ना। ये पूरा मेरे पास 25 लड़का पढ़ता है ऑफलाइन में, और ये देख लीजिए यहाँ पर 9,225 रुपया बाकी है। फी पूरा फी बाकी है। जो लाल कलम है ना, वो जमा कर दिए हैं। कुछ ही लोग जो है ना जमा करते हैं ना, तो इन्हीं लोगों के चलते सबका भलाई होता है। अब ये लोग भी अपना कर दिए हैं। दोस्त, मेरे पास 600 रुपया नहीं मिल रहा है वाईफाई रिचार्ज करने के लिए, तो किस काम का हम पढ़ा रहे हैं? पैसा नहीं मिलता है मेरे को। जो भी खर्चा होगा अपने से करेंगे, कोई दिक्कत ना। दिन खराब है यार, हम थोड़ी ना खराब है, सब एक दिन बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, इसको हम करते हैं छोटा सा। मेहनत करो भाई, खूब मेहनत करो यार, ठीक है ना। मेहनत करो दोस्त, मेहनत करो, मेहनत खाली नहीं जाएगा। ये आंसर होगा गुजराती, ठीक है ना। तीसरा नंबर कह रहा है कि संतु भीगने से, रुकिए बोलो, इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? ऑप्शन ए झोपड़ी में, बी पेड़ के नीचे, सी मकान के नीचे, डी मंदिर में। दोस्त, सी होगा मकान के नीचे, ठीक है ना। संतु कहाँ खड़ा हुआ था? मकान के नीचे खड़ा हो गया था। चौथा कह रहा है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए अमराई का कुआं है, बी आम का बगीचा, सी खेल का मैदान, डी मंदिर। साथियों, आंसर ये होगा अमराई का कुआं। 5 नंबर का है कौन महीना में माँ जी का आशा भरा महीना था? ऑप्शन ए पूस, बी माघ, सी अगहन, डी कार्तिक। साथियों, अगहन का महीना माँ जी के लिए ना आशा भरा दिन था, क्योंकि साधु बोला था कि आपकी बेटी अगहन में ठीक हो जाएगी। 6 नंबर कराएंगे ननकाना साहब अब कहाँ है? ऑप्शन ए तजाकिस्तान में, बी बलूचिस्तान में, सी हिंदुस्तान में, डी पाकिस्तान में। आंसर होगा डी पाकिस्तान में। 7 नंबर कह रहा है कि माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? ऑप्शन ए घर को, बी अस्पताल को, सी विद्यालय को, डी मंदिर को। दोस्त, ऑप्शन नंबर बी होगा अस्पताल को, ठीक है ना। 8 नंबर कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। ये आपका गधांश है, ठीक है ना। ये गधांश है, और ये आपका गधांश भी हम दिए थे ताकि इस बच्चे को अभी से प्रैक्टिस होगा लिखने के लिए। गधांश में देखिए आपको हम बताते हैं। गधांश का होता है ना, पढ़ के इतना सारा लिखा है, इसी में से पढ़ के आपको इसी में से आंसर खोजना है, ठीक है ना। कह रहा है कि आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है, जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। देखिए, आदर्श व्यक्ति जो होता है ना, आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है, जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है, टाइम पास नहीं करता है, ठीक है ना। आदर्श व्यक्ति जो होता है, सिंसियर पर्सन जो होता है, वो चाहता है कि हम कोई ना कोई काम करते रहें। आराम से बैठने से कोई फायदा ना होगा, और इस समय में तो आराम से तो और बैठो मत करिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। आराम करने के लिए उसके पास कितना समय होता है कि इतना ही देर में आराम करेंगे, शेष समय
जन सेवा में व्यतीत होता है। उसका शेष समय किस में व्यतीत होता है? जन सेवा में, लोगों को सेवा करने में। हाथ पर हाथ धरकर बैठने की वो मृत्यु के समान समझता है। हाथ हाथ धर किसके समान समझता है? मृत्यु के समान समझता है। यानी आप हाथ पे हाथ धर कर बैठे, इससे अच्छा है कि आपका की मृत्यु हो जाती तो अच्छा रहती। कह रहा है कि काम करने की उसमें लगन होती है, उत्साह होता है, विपत्तियों भी हो, विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। धैर्य रूपी कुदाली से वह बड़े से बड़े संकट रूपी पर्वतों को तोड़ देता है। ठीक है ना? और उसकी कार्य कुशलता देखकर लोग दांतों तले चने चबाते हैं। लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। ठीक है ना? उंगली दबाते हैं। संतोष उसका धन है, वह परिस्थितियों का दास नहीं, परिस्थितियाँ उसकी दासी है। ये आपका इतना गधान से आप पढ़ लिए। और नीचे क्वेश्चन दिया है, इसको लिखना है। कह रहा है प्रश्न कि आदर्श व्यक्ति किसमें अपनी सफलता समझता है? ठीक है ना? तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखे लाए हैं। यहाँ पर प्रश्न है, ये देख लीजिए। देखो यहाँ पर लिखा है ना कि आदर्श व्यक्ति किस में अपनी सफलता समझता है? ये देख लो, ये वाला थोड़ा हम चलते हैं बैक और उसका आंसर निकालते हैं। आ जाओ, ये आपका आंसर है। ये ऑफलाइन हम ग्रुप बनाए हैं, 12th आर्ट्स वाला ऑफलाइन सेंटर। इसी में ग्रुप में हम भेजते रहते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको देखिए, ये देख लीजिए क्वेश्चन, ये आपका आंसर है। लाइट गया कट। कह रहा है कि आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपनी जीवन की सफलता समझता है। ये आपका 2 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है ना? कौन नंबर का आंसर हो गया? तो दोस्त 2 नंबर का आंसर हो गया। उसके बाद से फिर आपको लेके चलते हैं वहीं पर, ये वाला। ठीक है ना? दूसरा प्रश्न कर रहा है कि आदर्श व्यक्ति का शेष समय किस कार्य में व्यतीत होता है? आदर्श व्यक्ति का शेष समय किस कार्य में व्यतीत होता है दोस्त? तो आदर्श व्यक्ति का शेष समय जन सेवा में व्यतीत होता है। करेक्ट। आदर्श व्यक्ति का शेष समय जन सेवा में व्यतीत होता है। ठीक है ना? देखिए प्रश्न है कि आदर्श व्यक्ति किसको मृत्यु के समान समझता है? तो कह रहा है कि आदर्श व्यक्ति आराम से बैठना मृत्यु के समान समझता है। ठीक है ना? समान समझता है, ये आपका प्रश्न है। ये आपका प्रश्न है कि आदर्श व्यक्ति किसको मृत्यु के समान समझता है। तो ये लिखा था ना, आदर्श व्यक्ति आराम से बैठना किसको किसके समान समझता है? तब भाई साहब मृत्यु के समान समझता है। ये आपका चौथा है, संतोष किसका धन है? और आप पांचवा कर रहे हैं, कौन परिस्थितियों का दास नहीं है? ठीक है ना? ये प्रश्न देख लीजिए, संतोष किसका धन है और पांचवा कौन परिस्थितियों का दास नहीं है। संतोष किसका धन नहीं है? तो विद्यार्थी ये आपका रहा, संतोष आदर्श व्यक्ति का धन है। ठीक है ना? उसके बाद पांचवा का आदर्श व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं होता है। कौन परिस्थितियों का दास नहीं होता है? आदर्श व्यक्ति नहीं होता है। अब आपका चलिए क्वेश्चन चालू हो गया। क्या हो गया? क्वेश्चन चालू। और यहाँ पर दिया है एक प्रश्न 2 नंबर का है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसको क्वेश्चन का पढ़ के आंसर देना है, जो कि लगभग 20 से 30 शब्दों में होना चाहिए आपका आंसर। करें कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है? तो ये देख लीजिए।
यहाँ पर, ठीक है ना। प्रश्न है ना, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो यहाँ से आप प्रश्न करिए, इसको ना, इसको आपको रटना नहीं है दोस्त। इसको आप इसको इतना बड़ा देख के रटिएगा मत। आप इसको समझ लीजिएगा, कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो हमको क्या बता रहा है, जाति प्रथा ना बेरोजगारी में क्या अपना योगदान दे रहा है, यानी कैसे जातीय प्रथा के चलते ना ये सब हो रहा है ना। तो कह रहे हैं, देखिए आधुनिक आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, ठीक, जिससे व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता हो सकती है। जाति प्रथा में यह व्यवस्था नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहें आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिससे व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ पर आप ध्यान से विद्यार्थी समझिएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको बात करें कि कोई व्यक्ति ऐसा है, जो व्यक्ति मान लीजिए कि जो यादव है, ठीक है ना, यादव है दोस्त, और वह खटाल खोला है, ठीक, खटाल उसका बहुत सारा है, चलता रहता है, खटाल खोला है, खटाल उसका चलता रहता है। तो दोस्त हमको एक बात बताइएगा, आकस्मिक तरीके से चाहे तकनीक के चलते उसका जो भी होगा उसका खटाल उसका बंद हो गया, ठीक है ना, बंद हो गया। तो वो जैसे मान लीजिए उसको मजबूरी क्या, उसको जैसे मान लीजिए उसको काम करना होगा दूसरा काम, तो दूसरा काम नहीं कर सकता है, वो कर सकता है। अगर आप जाति प्रथा के जाति से हट के देखिएगा तो वो कर सकता है, लेकिन जाति उसको कहती है कि नहीं तुम अहीर हो, यादव हो, तो तुमको यही काम करना है, ठीक है ना। ये जो है ना दोस्त जाति, ये थोड़े जो छोटे लोग हैं ना उन पे ज़्यादा ये असर करती है। जो पढ़े लिखे नहीं है उन पे ये जाति बहुत ज़्यादा असर करती है। हम आपको बताइए कि अभी मेरा जो छोटा भाई था वो थोड़ा सा एजुकेशन नहीं ले पाया, स्कूल में नहीं जा पाया। वो जिसे जो मेरा पड़ोसी है ना, उसको ना माल गरू कीन के दे दिया था, चराता था, पड़ोसी दूध बेचता था, बस वो माल गरू दुहता था और चराता था, बस कुछ नहीं करता था। और वो आज ट्रक चलाता है। तो वो हमको कह रहा नहीं कि तू भैया एथी घर का काला माल गरू पोस अथी दूध बेच वही से हम रिचार्ज करिए, तना हमको गुस्सा पर हम आपको बता ना सकते हैं। इसको एजुकेशन नहीं मिला है, इसको बता दिए कि देखो कतनो कुछ भी जना नहीं करेंगे, तो कह रहे तेरा घमंड हो गया, एजुकेशन शिक्षा का घमंड हो गया है। अगर इसको तुम घमंड कहते हो तो घमंड कहो, हमको घमंड हो गया है, घमंड करेंगे, काहे नहीं करेंगे घमंड, बताइए, पढ़े तो घमंड तो करबे करेंगे ना। तो ऐसे ऐसे एजुकेशन बहुत जरूरी है। कह कि जाति प्रथा में यह व्यवस्था नहीं है, किसी काम में पारंगत होने होने पर भी जाति प्रथा जाति से अलग वह काम अपनाने का अवसर नहीं देती है। भले आप कोनो काम करते हो, कितने एक्सपर्ट हो, एग्जाम्पल आप भले ही मुसहर समाज से आते होंगे और आपको सोना के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो आप सोना का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपकी समाज जाति नहीं देगी आदेश। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, भले ही ये पेशे से अनुपयुक्त होने के कारण उसे भूखा मरना पड़े, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसको जो जो काम करने का मन करबे ना करेगा, आप उसको बारात करवाइएगा तो वो करेगा, तो बेरोजगारी ना होगा, भले वो भूखा मर जाए लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो बात ये है। ये प्रश्न आपका एक हो गया। उसी तरह से ये आपका दूसरा प्रश्न है, ठीक है ना। कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, ठीक। उसके बाद तर्कपूर्ण उत्तर दे। ये प्रश्न बोलिए चाहे ये बोलिए कि आपकी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है और क्यों है। दोनों में से कौन आप एक प्रश्न बोल सकते हैं, दोनों में से कौन एक ही प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है ना। तो इसे तो आपको ये पूरा बोलना है। नायक बता रहा है ना, नायक मीन्स कहानी पूरा उसके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, ठीक। बस आप सुन लीजिएगा ना तो आपको समझ में जाएगा कैसे पॉइंट है। कह रहा है कि नायक वह होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी चक्कर काटती है, यानी उसी के अगल बगल कहानी घूमती रहती है, ठीक है ना, और वही नायक नायक कहलाता है। और जिसके किसी कृत्य से कहानी का समापन होता है, जिसे जो नायक है ना, उसने ना कोई ऐसा काम करेगा ना और वो काम के बाद ना कहानी अपनी खत्म हो जाएगी। तो नायक के कृत्य की कहानी से ही वो क्या होता है, कहानी खत्म होता है। इस दृष्टि से देखें तो सेन साहब की चर्चा
यद्यपि 20 के दांत कहानी में अधिक है। अगर देखा जाएगा तो 20 के दांत कहानी में सबसे ज़्यादा चर्चा किसके बारे में किया गया है? सेन साहब है। लेकिन एक है लड़का मदन, ठीक है ना, सेन साहब से भी ज़्यादा उसको अथी किया गया है। हालांकि तथापि नायक उनकी फैक्ट्री के किरानी गिरधारी का बेटा मदन ही है। कहानी घूमकर मदन द्वारा सेन साहब की गाड़ी छूने के आरोप पर आती है, जिसके कारण ड्राइवर इसे धक्के देकर गिरा देता है। जब किरानी का बेटा था सेन साहब के, तो भाई साहब मदन गया था तो उस गाड़ी को छू रहा था। आपको पता है कि सेन साहब गाड़ी से कितना प्रेम करते थे, तो उस गाड़ी को बेचारा छूना चाहता था, तो जो ड्राइवर था उसको ढकेल दिया था, तो इसको चोट लग गया था, किसको? मदन को। तब मदन गुस्सा में उस ड्राइवर को मारने लगा, ठीक है ना, जिसके प्रतिकार स्वरूप मदन उस पर झपटा है। वह सेन साहब से भी भयभीत नहीं होता है, ठीक है ना, उनकी उपस्थिति में भी ड्राइवर पर मारने के लिए झपटता है, ठीक है ना। जब सेन साहब नहीं रहते हैं तब पर भी क्या करता है? उसको मारने के लिए झपटता है। कौन? मदन। और इस घटना के पश्चात मदन की पिटाई होती है, किंतु वह मूल बात को नहीं भूलता है, ठीक है ना। गाड़ी को क्या करता है दोस्त? छूता है, जिसके चलते उसको पिटाई होती है, लेकिन वो बात को नहीं भूलता है कि उसकी पिटाई हुई होगी, पिटाई हुई थी, अब बदला लेगा ना। किंतु वह मूल बात को नहीं भूलता। जब खोखा लट्टू खेलने आता है और लट्टू की मांग करता है, तो मदन उससे बराबरी का व्यवहार करता हुआ अपना लट्टू लाने को कहता है। क्रुद्र खोखा जब उस पर हाथ चला देता है, तो बिना हिचक निर्दयतापूर्वक उस पर टूट पड़ता है और उसके दो दांत तोड़ देता है। वह अन्याय सहन नहीं करता। नायक की पहचान है निर्भीकता और साहसिकता, ये दोनों ही गुण मदन में मौजूद है। अतः इस पाठ के कहानी इस 20 के दांत का नायक मदन ही है। ये आपको कहानी तो पढ़ लेना है, हो जाएगा। कहानी समझ लीजिएगा, लिख दीजिएगा, उसको मत देखिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि तीसरा प्रश्न लिखा ना कि लक्ष्मी कौन थी, हैं, और उसके पति का नाम क्या था। ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, प्रश्न पूछा है कि लक्ष्मी कौन थी और उसके पति का नाम क्या था। तो आप यहाँ से ये लिख लीजिएगा कि लक्ष्मी उड़ीसा के दलई बांध के किनारे रहती थी, ठीक है ना। उसके पति का नाम लक्ष्मण था, ठीक है ना, क्या था? लक्ष्मण था, और वो कलकत्ता में रहता था। बस इतना ही लिखना है, लक्ष्मी कौन थी और उसके पति का नाम क्या बताओ, इतना ही लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद से अगला प्रश्न पूछेगा आपसे, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ये देख लीजिए, यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ना, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, पिछले में भी आपको दिखाते हैं, वो प्रश्न कितना नहीं पूछा हुआ है। ये देख लीजिए, दिख रहा है आपको विद्यार्थी, ये वाला। ऐसे आप जहाँ भी देखिएगा ना, समझिए वो प्रश्न आपसे बार बार पूछा हुआ है, ठीक। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। कह रहा है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ अपने पोतों को लेकर विवाद था, ठीक है ना। बहू पोते को जब जब तब पीट दिया करती थी, इसके लिए मगम्मा उसे मना करती थी, किंतु वह मगम्मा के साथ लड़ जाती थी। बस इसी के बात का विवाद था, और कोई नहीं था। हाँ, अगला कह रहा है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो दोस्त, बहादुर सीधा साधा लड़का था, ठीक है ना, उससे सबको आराम मिलता था और सबके अहम की तुष्टि होती थी। लोग उसे नाहक मार और गाली भी देते थे तथा चोरी का इल्जाम लगाकर अपमानित भी किया। उसके चले जाने पर सबको अपनी भूल का एहसास हुआ, इसलिए पछतावा हुआ। ये देखिए अगला प्रश्न, रंगपा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। ये प्रश्न देख लीजिए, 12, 13, 15, 15, 19, 19, 20, ये प्रश्न खाली पूछा हुआ है। रंगपा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था।
तो रंगपा गांव का जुआरी लंपट और आवारा लड़का था, ठीक है ना। वह धन के लोभ में दही बेचकर आते समय मगम्मा के साथ छेड़छाड़ किया करता था और उससे पैसे भी झटक लेना चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। बस इसको याद नहीं करना, आपको इसको समझना है क्या कह रहा है। ये देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये सवाल कहानी पूछा है, दिख रहा है 11, 14, 17, 18, 19, 22। देख लीजिए। करेंगे सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। तो कह रहा है कि सीता 3 बेटों की एक बूढ़ी विधवा माँ है, ठीक है ना। सीता का है 3 बेटों की एक बूढ़ी विधवा माँ है। उसके तीनों बेटे माँ के खाना का लेकर आपस में झगड़ते रहते थे। उसकी बहुएं भी आपस में झगड़ती रहती है, इसीलिए उसे अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। ये था आपका अगला। ये देख लीजिए। कह रहा है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। चाहे अगला प्रश्न पूछ सकता है, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। तो प्रश्न दोस्त का आंसर कर रहा है कि बहादुर स्वाभिमानी, कर्मठ, प्यार का भूखा तथा स्वच्छ विचार का व्यक्ति था, ठीक है ना। बहादुर सीधा साधा लड़का था, प्यार दुलार के काबिल था, किंतु घर के लोग जब तक छोटी छोटी बातों पर मारते और गाली देते। लेखक के एक रिश्तेदार ने एक दिन उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और लेखक ने भी उसे मारा, इसलिए वह डर गया और एक दिन उससे टूट गया था वो चीज़। उसे सिल टूट जाने के कारण वह मार के डर से भाग गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। साथियों, तो बहादुर का पिता का नहीं था और माँ बहुत गुस्सैल थी। वह बहादुर को प्यार नहीं करती थी, बल्कि काम करने के लिए बहुत पीटती थी। एक दिन माँ ने भैंस को मारने के जुर्म में उसकी खूब पिटाई की, इसीलिए वह दुखी होकर भाग गया, ठीक है ना। ये सब प्रश्न टेस्ट में दिए, हमको दिखाएंगे सब कुछ ना। देखिए ये प्रश्न 5 नंबर, ये बायोलॉजी का प्रश्न है, ठीक है ना। कह रहा है कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, जैसे गोबर के छत्ता, कवक इत्यादि। ये प्रश्न पूछा था। ये 6 नंबर नहीं पूछा है, फर्जी पूछा किया था। ये पूछा है 7 नंबर। ये मतलब कि हम टेस्ट में दिए थे। कह रहा है कि प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं। देखिए प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण तथा उस जीव को प्राणी समजीव कहते हैं, जैसे मनुष्य, मेढक और अमीबा। ये देख लीजिए। कह रहा है कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए भोजन के जटिल अघुलनशील अणुओं का सरल घुलनशील अणुओं में विघटित होने की प्रक्रिया को भोजन का पाचन कहलाता है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, सबसे आसान है कि मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखे। तो देखिए मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, ठीक है ना। इनके तीनों भाग का नाम अलग अलग है। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम, ठीक है ना। कौन सा होगा, इलियम। ये लास्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो कह रहा है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की प्रकाश उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करता है। ये आपका प्रकाश संश्लेषण है, यानी सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है पौधा। दोस्त ये आपका खत्म हो गया टेस्ट पेपर। देखिए आपको दिखाते हैं जो प्रश्न पूछा था। देखिए जो प्रश्न पूछा गया है ये आपको दिखाते हैं। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये गधान से यहाँ पर सब्जेक्टिव देख लीजिए। और इसे देखिए प्रश्न कर है ना कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी। ये प्रश्न आपको बताइए कि दूसरा आपके दृष्टि में 20 के दांत है शीर्षक कहानी का नायक कौन, ये भी प्रश्न बताएं।
अगला कह रहा है कि लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का नाम क्या था, ये भी प्रश्न आपको बताएं। चौथा कह रहा है मागम्मा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, ये भी आपसे पूछे। पांचवा, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता था, ये भी आपसे पूछे। और ये विज्ञान से देखिए, बायोलॉजी से, मृत जीव पोषण किसे कहते हैं, ये भी बताएं। फिर अगला, प्राणी संपोषण जीव किसे कहते हैं। उसके बाद भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको बताएं। उसके बाद से देखो ये, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, और छोटी आंतों के 3 भागों का नाम लिखिए। फिर आपका लास्ट में, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, आपको ये भी प्रश्न बताएं कि रंगपा कौन था, वो मागम्मा से क्या चाहता था। आपको ये भी प्रश्न बताएं, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही थी। आपको ये भी प्रश्न बताएं, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसी उपस्थिति हुआ, आपको ये प्रश्न बताएं। बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया था, आपको ये भी प्रश्न बताएं। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, आपको ये भी प्रश्न बताएं। ये नहीं बताएं, प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क मात्र के माफ़ी के लिए आवेदन पत्र लिखे, ये आपको नहीं बताया। तो ये दोस्त, ये भी हम दिए थे टेस्ट में, देख लीजिए टेस्ट कैसे ले रहे हैं। अगर आप मेरे को फॉलो करिएगा, आप मेरे साथ चलिएगा, तो आपका भी अच्छा खासा प्रश्न, आपका भी अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। ऑनलाइन में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ऑफलाइन में तो हम तो मेंटेन कराइए देंगे, तो ऑनलाइन में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। बाकी आप ठीक कर लीजिएगा, जैसे ऑफलाइन में क्लास में पढ़ाएंगे वैसे हम आपको ऑनलाइन में पढ़ा देंगे, ठीक है ना। दूसरा बात, आप दोस्त एक बात आपको बता रहे हैं दोस्त, दिल की बात बता रहे हैं, आप डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिएगा। आपको जो हम बताएंगे आप उसको पढ़िएगा, एकदम आसानी से पढ़िएगा। दूसरा बात, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप उनको फीस पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। हम तो बोलते हैं कि आप पेमेंट पहले ही कर दीजिए, तब पढ़िएगा, तब देखिएगा उस टीचर का ध्यान आपके ऊपर कितना जाएगा। तो आप ऐसा काम करते हैं करिएगा, तो आपका बहुत अच्छा से सब कुछ होगा, ठीक है ना। बाय द वे, वीडियो कैसा लगा आप बता दीजिएगा, और हमको इसमें क्या सुधार करना चाहिए ये भी बता दीजिएगा। आपका विचार, आपका राय हमारे लिए उपयोगी होगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब से मिलते हैं, अब रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। आप अपना विचार हमको दीजिएगा कि सर आप ऐसे सुधार कीजिए, ये कीजिए, आप में ये कमी है, हम उसको सुधार पक्का करेंगे। अपना सलाह दीजिएगा कमेंट में। चलिए दोस्तों, मन से पढ़िए, डिसिप्लिन से पढ़िए, बाकी सब ठीक है।